नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। देखिएगा, आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से पहली वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार कमेंट अवश्य कीजिएगा। कुछ 2-4 महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। जैसा आप सभी को पता है, पटवारी लेखपाल का विज्ञापन आ चुका है और उसके बाद आपका 7 दिन के बाद यानी 21 तारीख को आपका विज्ञापन आ जाएगा फॉरेस्ट गार्ड का। और अभी पुलिस का एग्जाम भी दिसंबर माह में होना है, तो उसी को देखते हुए हमने महत्वपूर्ण वीडियो चलाई है। वैसे तो देखिए, अगर मैं बात करूँ तो मैं हर एक टॉपिक को आपके 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। महत्वपूर्ण फैक्ट में पढ़ने क्योंकि समय बहुत कम है, अभी हमें थोड़ा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, मेन फैक्टों को पढ़ना है और ऐसा पढ़ लेना है कि हर एक उस छात्र को समझ में आ जाए जो निम्न कोटि का है। निम्न कोटि से तात्पर्य है ऐसा छात्र जो कक्षा में सबसे निम्न दर्जे का रहता है, जिसे पढ़ा हुआ समझ में नहीं आता और उसको पढ़ने में जब वो याद करते हैं तो वहाँ पर भी परेशानी होती है। तो मेरा टारगेट यही होगा अपने इस चैनल के माध्यम से कि हर एक उस छात्र को समझ में आ जाए जिसने अभी तक अपनी क्लास में संघर्ष किया है या जो याद करने में और पढ़ने में असमर्थ होता। मेन टारगेट उसी पर होगा। बाकी जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो अच्छे तरीके से तैयारी करनी ही है। देखिएगा बच्चों, अगर आज हम चैनल की बात करें तो मैं गोरखा काल वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, इसी को हमें पढ़ना है। देखिएगा, डेमो क्लास होगी तो इसके डेमो के रूप में ही आपको एक कमेंट अवश्य करना है हर एक छात्र को जो भी इस वीडियो को देखे कि आपको कैसी वीडियो लगी। उसके बाद देखिएगा, एक बात और कहूँगा कि ये वो समय है जो आपके माता पिता के सपनों को पूरा कर सकता है। और आपने जो इतने सालों से अपनी एक कठिन तपस्या की है और अपने सपने सजोए हैं उसको बेकार ना जाने दें। ये अंतिम समय है, यानी कि अंतिम समय का युद्ध है। आप पहले 3-4 साल से पढ़े हो, जाहिर सी बात है जो पटवारी लेखपाल में सिलेक्शन पाएगा उसने पहले ही एक अच्छे तरीके से बहुत मेहनत की होगी। तो उस मेहनत को कामयाबी में बदलने का यही समय है। ये 2-3 माह ऐसे हैं कि इनको आपने अगर अच्छे से यूज किया तो गारंटेड मैं कह सकता हूँ कि एक का सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप इस समय पे आपने थोड़ा सी भी ढील दी तो हो सकता है आप सिलेक्शन से मात्र 2 कदम दूर रह जाए। तो इसलिए समय खराब ना करते, इतना ही कहूँगा कि अभी पढ़ लो, बाद में चाहे कुछ भी कर लेना। और हाँ, टेट सीरीज और स्टार्ट करूँगा जल्दी अपने चैनल के माध्यम से। देखिएगा, शुरुआत अगर हम करें आज की वीडियो की तो आज का हमारा टॉपिक है कुमाऊं गढ़वाल में गोरखा प्रशासन। कुमाऊं गढ़वाल में गोरखा प्रशासन हमारा मेन टॉपिक होगा। लेकिन इस कुमाऊं और गढ़वाल में गोरखाओं को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा गोरखाओं का इतिहास, कि गोरखा कहाँ से आए, किस तरीके से इन्होंने आक्रमण किया, उस सभी को हम पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेन हमें क्या पढ़ना है। देखिएगा बच्चों, अगर हम बात करें हमें गोरखा पढ़ने हैं तो गोरखों के लिए बच्चों हमें पढ़ना होगा आपका नेपाल या गोरखा इतिहास। नेपाल या गोरखा इतिहास की बच्चों हम बात करें तो इसका प्रारंभ तो पहले से हो चुका था थोड़ा, लेकिन बच्चों हमें मेन चीज़ पढ़नी है जो एग्जाम में आएगी। अगर हम बात करें लगभग 18वीं शताब्दी के समय, ऐसा कहा जाता है लगभग 18वीं शताब्दी के समय जो बच्चों गोरखा था या आपके नेपाल था मेनली, तो नेपाल बच्चों 24 रियासतों में बटा हुआ था। इस तरीके से बच्चों छोटी छोटी 24 रियासतें थी। जैसे हम पढ़ते हैं ना गढ़वाल में कि गढ़वाल बामनगढ़ों में विभक्त था। अजय पाल जी आए और उन्होंने क्या किया, बामनगढ़ों को जीत लिया। चंद्रगुप्त मौर्य जी ने क्या किया था, आपको पता होगा, भारत 16 महाजनपदों में हुआ करता था पहले। चंद्रगुप्त मौर्य जी आए, उन्होंने 16 महाजनपदों को जीत लिया। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करें तो जो आपकी जो नेपाल की 24 रियासतें थी, इन 24 रियासतों को 24 कहा जाता था। इन 24 रियासतों को 24 कहा जाता था और ये नेपाल 24 टुकड़ों में बटा हुआ था। हर एक भाग का अलग अलग राजा था। एक राजा आए जिनका नाम है पृथ्वी नारायण शाह। तो राजा पृथ्वी नारायण शाह आए, इन्होंने बच्चों क्या काम किया, इस 24 टुकड़ियों के राजा को हराकर सारे नेपाल पर अपना शासन कर लिया और इस तरीके से एक अखंड नेपाल की हो गई स्थापना। पहले 24 टुकड़ों में था, पृथ्वीनारायण शाह जी आए, इन्होंने क्या कर दिया, नेपाल का एकीकरण कर दिया, यानी कि इन 24 रियासतों को एक मिला दिया या एक कर दिया। तो बच्चों याद रखेंगे, नेपाल का एकीकरण किसने किया था, पृथ्वीनारायण शाह जी ने। और आधुनिक नेपाल का बिस्मार्क, आधुनिक नेपाल का बिस्मार्क किसे कहा जाता है बच्चों, तो ये कहा जाता है राजा पृथ्वीनारायण शाह जी को। यहां तक सही है। इसके बाद अगले जो राजा थे वो सिंह प्रताप सिंह थे। इनका इतना बड़ा रोल है नहीं तो इसको हमें विस्तार से थोड़ा पढ़ना भी नहीं है। अगले राजा बच्चों रण बहादुर शाह, ये बड़े इंपॉर्टेंट राजा है।
उत्तराखंड के इतिहास के संदर्भ में बात करूं तो सबसे बड़ा रोल नेपाली राजाओं में रण बहादुर शाह जी का ही है। तो ये ही पहले राजा है जिन्होंने उत्तराखंड में कुमाऊं पर भी आक्रमण करवाया था। सबसे पहले थोड़ा सा इनका इतिहास पढ़ते हैं रण बहादुर शाह जी के बारे में कि जब ये राजा बने ना तो इनकी आयु मात्र 9-10 साल बताई जाती थी। तो जब ये राजा अल्प आयु में बने तो इनका संरक्षण इनकी माता इंद्र लक्ष्मी जी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन बनेगा नेपाली राजा रण बहादुर शाह का संरक्षण किसने किया था? इनकी माता इंद्र लक्ष्मी ने। उसके बाद इनसे एक पहला पॉइंट क्या बनता है, इन्होंने नेपाल में स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे कि किस नेपाली राजा ने नेपाल में स्वर्ण की मुद्रा चलाई थी, तो आपके हो जाएंगे रण बहादुर शाह। इसके बाद देखो हमें जो पढ़ना है यहाँ तक तो आपका थोड़ा नेपाल का हमने महत्वपूर्ण फैक्टों को पढ़ा कि पृथ्वी नारायण शाह आए, इन्होंने नेपाल का एकीकरण कर दिया और 24 रियासतों को एक कर दिया। इसके बाद रण बहादुर शाह आते हैं, स्वर्ण मुद्रा चलाते हैं। इसके बाद देखो कहानी क्या बनती है, क्यों कैसे इन्होंने आक्रमण कर दिया हमारे चंद वंश पे और कैसे कुमाऊं पर आक्रमण किया। थोड़ा बेसिक में बताना चाहता हूँ जो हमारे इस चैनल पे जो न्यू बच्चे हैं जिनको थोड़ा कम अभी पता है। ये देखिएगा हमारा बच्चा उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड के मेनली 2 भाग बटे हुए हैं। ये वाला हिस्सा आपका कुमाऊं आता है, ये गढ़वाल, और हमारे उत्तराखंड राज्य के पूर्व में एक देश पड़ता है नेपाल पड़ता है, और नेपाल से ही आपके गोरखे आए थे। तो बच्चों देखिएगा हुआ क्या था, इस समय कुमाऊं का जो वंश चल रहा था, यहाँ पर एक राजा राज्य करते थे महेंद्र चंद। राजा महेंद्र चंद उस समय राजा थे कुमाऊं के। तो इनके समय क्या था, शासन एक तरह से चरमरा गया था। चरमरा मतलब मंत्री अच्छे से कार्य नहीं कर रहे थे, स्थानीय जनता या साम्राज्य की जनता महेंद्र चंद से परेशान थी। और इसी जगह पर एक व्यक्ति हुआ करते थे हर्षदेव जोशी। तो हर्षदेव जोशी भी इनके खिलाफ थे। तो क्या किया गया, इन हर्षदेव जोशी ने, जो हर्षदेव जोशी थे ये नाराज थे महेंद्र चंद से, तो हर्षदेव जोशी ने क्या कार्य किया, नेपाल के राजा को खत लिखा कि इस तरीके से कुमाऊं का जो राजा है महेंद्र चंद, उससे शासन नहीं चल रहा है, आप एक काम कीजिएगा, आप यहाँ पर आक्रमण कीजिएगा और हो सकता है आपको जीत मिल जाए, फिर आप यहाँ पर शासन करिएगा। तो यही होता है। नेपाली राजा रण बहादुर शाह जो थे, तो इन्हें लगा कि हाँ अच्छा मौका है, क्यों ना आक्रमण कर दे। तो कुमाऊं पर गोरखाओं का आक्रमण होता है सबसे पहले 1790 में। ये प्रथम आक्रमण था गोरखाओं का आपका कुमाऊं पे, ये 1790 में किया गया था। तो क्या हुआ बच्चों, देखिएगा गोरखे जो ना बड़े वीर होते हैं। मेनली क्या है, यहाँ पे सेनाई प्रशासन हुआ करता था, तो सैनिक या सेना बहुत अच्छी थी, तो गोरखे बहुत वीर थे। इन्होंने जैसे आक्रमण किया और खबर लगी चंद वंश के राजाओं को, तो उन्हें लगने लगा था कि अब वो अंतिम समय आ चुका है कि जब चंद वंश का अंत होगा। लेकिन फिर भी महेंद्र चंद और इनके चाचा थे लाल सिंह, उन्होंने प्रयास किया कि किसी तरीके से गोरखों को रोका जाए। अंततः गोरखे नहीं रुके और उन्होंने कुमाऊनी सीमा में प्रवेश कर लिया। इसके बाद एक मैदान पड़ता है बच्चों, हवाला बाग का मैदान। हवाला बाग के मैदान की मैं बात करते हुए आपका अल्मोड़ा में पड़ता है, और हवाला बाग के मैदान में गोरखे चढ़ आए और यहाँ पर एक युद्ध होता है जिसको कहा जाता है हवाला बाग का युद्ध। कब होता है बच्चों, 1790 में। और किस किस के मध्य है, महेंद्र चंद गोरखाओं के मध्य। महेंद्र चंद के पास सेना भी थोड़ी कम थी और गोरखों के मुकाबले उतने तीव्र गति से लड़ने वाले सैनिक नहीं थे, लेकिन प्रयास बहुत अच्छा रहा महेंद्र चंद का। अंततः युद्ध में गोरखे विजय रहते हैं और महेंद्र चंद इस युद्ध में मारा जाता है। इसके बाद गोरखों ने जो चंद राजाओं का महल हुआ करता था, जिसे चौमहला कहा जाता था, वहां पर अधिकार के लिए किया। और इस तरीके से बच्चों वर्ष 1790 में आपका जो कुमाऊं वाला हिस्सा था इस पर अधिकार हो जाता है गोरखों का। क्वेश्चन बनेगा कुमाऊं पर गोरखों ने कब अधिकार किया था, 1790 में। इस तरीके से कुमाऊं को जीत चुके हैं और अभी गढ़वाल बचा हुआ है गोरखों के विजय से। देखिएगा अगर हम बात करें, ये हमारा कुमाऊं है, इसके साइड में गढ़वाल था, और गढ़वाल तो और अधिक समृद्धशाली था। यहाँ कुमाऊं के मुकाबले अधिक खजाना था, अधिक यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं बड़ा साम्राज्य था ये। तो कुमाऊं के मुकाबले काफी धनी हुआ करता था गढ़वाल, और गोरखों की नजर इसी चीज पे पड़ी। इन्होंने कुमाऊं में शासन किया, लेकिन नजरें इनकी कहां पर गई थी, गढ़वाल पर, कि जैसे कुमाऊं को जीता है ऐसे गढ़वाल को जीत लेंगे। क्या इतना आसान है गढ़वाल को जीतना? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पर प्रघुमन शाह राजा हैं और गढ़वाली राजा तो पहले से ही वीर रहे हैं। हालांकि वीर चंद राजा भी रहे, लेकिन अगर हम बात करें उनके मुकाबले थोड़ा गढ़वाल के पवार वंश के राजा बढ़िया शासन करा था और वो वीर भी थे। चलिएगा अब बात करते हैं गढ़वाल पर गोरखों का आक्रमण। गोरखे जिद्दी थे, मानते कैसे, इन्होंने पहला आक्रमण किया,
1791 में। और इन्होंने क्या किया बच्चों, गढ़वाल का एक गढ़ पड़ता है लंगूरगढ़, एक लंगूरगढ़ पड़ता है, इस लंगूरगढ़ की घेराबंदी कर ली। जैसे लंगूरगढ़ था गढ़वाल का, इसका चारों तरफ अपनी सेना जमा ली। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 10 दिन, महीना बीतने लगे, ना ही गोरखे हार मानने थे, ना ही पवार वंश से राजा। इसके बाद वो क्या हुआ, जब इन्होंने काफी समय तक घेराबंदी कर ली और पूरी पावर अपनी झोंक दी गढ़वाल को जीतने के लिए, और प्रारंभ किया था लंगूरगढ़ से, लेकिन पवार वंश से राजा भी हार नहीं मान रहे थे। इसी बीच एक घटना घटती है, ये लंगूरगढ़ को घेरने पर लगे हुए थे गोरखे, और गोरखों पर या नेपाल पर आक्रमण कर दिया चीन ने मौका देखा, चीन तिब्बत एरिया ने, कि इस समय जो गोरखे हैं वो लंगूरगढ़ को जीतने में लगे हुए हैं, वहां पर घेराबंदी कर रखी है, क्यों ना हम इनके ही नेपाल को जीत लें। तो जैसे ही जब ये पता लगता है गोरखों को कि आक्रमण हो चुका है चाइना का नेपाल पे, तो इन्होंने सोचा कि भाई इससे अच्छा हम गढ़वाल को जीतने में लगे हुए हैं, कल को ऐसा ना हो कि गढ़वाल जीतने के चक्कर में हमारा नेपाल भी चला जाए। तब इन्होंने तुरंत खत लिखा प्रघुमन शाह जी को, उस समय राजा प्रघुमन शाह थे। प्रघुमन शाह जी को खत लिखा कि एक काम कीजिएगा, संधि कर लेते हैं। तो प्रघुमन शाह भी चाहते थे कि परेशान हो गए थे गोरखाओं से कि संधि कर लें, और बच्चों ये संधि कहलाती है लंगूरगढ़ की संधि। एक इसका नाम हो रहा है लंगूरगढ़ की संधि के साथ श्रीनगर की संधि, जो बच्चों हुई थी 1792 में। संधि में क्या हुआ था, संधि में कहा गया था कि जो प्रघुमन शाह है वो गोरखों को प्रतिवर्ष 25,000 रुपए देंगे। उसके बाद गोरखे वादा कर गए थे कि हम यहाँ आक्रमण नहीं करेंगे वापस, और 25,000 रुपए हम इन्हें दे देंगे। उसके बाद अभी तो आई पूजा कर। इसके बाद ये संधि होती है लंगूरगढ़ की संधि, और 25,000 रुपये तय हुआ कि प्रघुमन शाह प्रतिवर्ष गोरखों को देंगे। इसके बाद देखिएगा क्या होता है, यहाँ से गोरखे चले जाते हैं। प्रघुमन शाह को लगा कि गोरखे चले गए, लेकिन उनकी मजबूरी थी क्योंकि चाइना से अपने नेपाल को बचाना था, इस कारण वो यहाँ से गए थे। इसी बीच क्या हुआ देखिएगा, गढ़वाल का समय ही खराब हम बोल सकते हैं। 1795 में गढ़वाल में एक भयंकर अकाल हुआ। इतना भयंकर अकाल था कि लगभग गढ़वाल के 20 से 30% जो जनसंख्या थी वो इसमें खत्म हो गई। किसी भी क्षेत्र में ना अनाज हुआ, ना किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ हुआ, और भूखे मरने लगे गढ़वाल के व्यक्ति। लेकिन प्रघुमन शाह हार मानने वाले राजा नहीं थे। इन्होंने आसपास के जो इनके मित्र राजा थे इनसे सहायता मांगी, और कुछ सहायता इनको मिली भी। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि गढ़वाल के दिन ही खराब थे। कुछ वर्षों के बाद यानी कि 1803 में गढ़वाल में एक भयंकर भूकंप आता है, और इतना भयंकर था कि उत्तराखंड के इतिहास का आज तक का सबसे भयंकर भूकंप इसको माना जाता है, जिसकी तीव्रता थी 9 रिएक्टर की। और इतना विशाल, इतना भयंकर भूकंप था कि गढ़वाल की लगभग 60% जनसंख्या इसमें मारी जाती है, चाहे वो सैनिक हो या सामान्य जनता हो। और इसी बात की तलाश में गोरखे थे। गोरखों के पास जैसे ही खबर लगी कि गढ़वाल बिखर चुका है टूटकर, उन्होंने मौका देखा और प्लान बनाया कि आक्रमण करना है गढ़वाल पर। एक तरफ टूटा फूटा गढ़वाल है, ना ही सेना है, ना ही वहां पर व्यक्ति बचे हैं, और जनसंख्या नाम मात्र की है, और राजा का हौसला भी टूट चुका है। तो मौके का फायदा उठाते हैं और दूसरा आक्रमण होता है गढ़वाल पर। आपको याद रखना है, गोरखों का गढ़वाल पर दूसरा आक्रमण हुआ था वर्ष 1803 में। 1803 में दूसरा आक्रमण होता है। गढ़वाल के राजा थे प्रघुमन शाह, नेपाली राजा यहाँ बदल चुके थे, नेपाली राजा थे विक्रम शाह। प्रथम आक्रमण में थे रण बहादुर शाह, और दूसरे गढ़वाल पर आक्रमण में थे रण बहादुर शाह के पुत्र विक्रम शाह। तो देखिएगा, जाहिर सी बात है कि गढ़वाल की हार निश्चित थी, लेकिन फिर भी प्रघुमन शाह लड़ेंगे। सबसे पहला बाड़ा हाट का युद्ध होता है। इसमें गोरखे जीत जाते हैं, विजय रहे थे गोरखे। इसके बाद चमुआ का युद्ध हुआ, यहाँ भी गोरखे विजय रहे। और इस जगह से बाद में क्या होता है, प्रघुमन शाह अपने परिवार सहित इस गढ़वाल को छोड़कर भाग जाते हैं। यूपी में रुड़की की एक रियासत पड़ती थी, रुड़की की थी लंढोर रियासत। रुड़की की लंढोर रियासत, आपको नाम याद रखना है इस रियासत का। रुड़की की लंढोर रियासत के एक राजा थे राय दयाल सिंह, इनके शरण में चले जाते हैं। लेकिन मन में एक ही कटाक्ष था कि गोरखों को कैसे ना कैसे हराएं। मन में एक ही इच्छा थी, राय दयाल सिंह से सहायता मांगी कि मुझे किसी प्रकार से सहायता दो। राय दयाल सिंह ने कहा कि सहायता मिलेगी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। तब प्रघुमन शाह ने कहा कि जो भी मेरे पास या मेरे साम्राज्य जो बचा हुआ है उसमें जो भी कुछ मेरे
बचे हुए हीरे जवाहरात हैं, यहाँ तक कि अपना स्वर्ण सिंहासन सब कुछ बेच दिया राय दयाल सिंह को। और बदले में राय दयाल सिंह ने 12,000 की सेना दी और 12,000 की सेना तैयार की। कुछ सैनिक जो बचे हुए थे पवार वंश के वो इकट्ठे हुए और एक बड़े युद्ध की घोषणा कर दी प्रघुमन शाह ने। और ये युद्ध कहलाता है बच्चों खुड़बुड़ा का युद्ध। खुड़बुड़ा के युद्ध की बात करूं तो खुड़बुड़ा का मैदान आपका देहरादून में पड़ता है और मैदान सजा और युद्ध तैयार हुआ। और ये युद्ध हुआ था बच्चों 14 मई 1804 को। याद रखेंगे 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ और बहुत वीरता से लड़े प्रघुमन शाह, क्योंकि इन्हें एक ही चीज थी कि किसी तरीके से जो वर्चस्व खोया है गोरखों से युद्ध में वो वापस लाना है। युद्ध होता है, दोनों वीरतापूर्वक लड़े और अंत में क्या हुआ, प्रघुमन शाह जी की हार हुई और इस युद्ध में ही प्रघुमन शाह मारे जाते हैं। और इस तरीके से गढ़वाल का एक वीर योद्धा मारा गया। और अभी गढ़वाल और कुमाऊं तो 1790 में ही गोरखों ने जीत लिया था और गढ़वाल को 1804 में गोरखों ने अपने अधिकार में किया। और अभी पूरे उत्तराखंड पर सत्ता आ चुकी है गोरखों की। उत्तराखंड में 1815 तक गोरखाओं का शासन रहेगा, फिर अंग्रेज आक्रमण करेंगे और फिर किसी तरीके से गोरखे यहाँ से भागेंगे। और एक चीज याद रखनी है, प्रघुमन शाह जी रुड़की गए थे, रुड़की में अपने पुत्र जिनका नाम था सुदर्शन था उन्हें वहीं छोड़ आए थे। और यही एक योद्धा है जो बदला लेगा अपनी हार का और किस प्रकार से प्लान करेगा, अंग्रेजों से सहायता लेगा और गोरखों को यहाँ से भगाएगा बच्चों, उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको कैसी वीडियो लगी एक बार कमेंट अवश्य कीजिएगा और जितने भी साथी हैं सभी टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा, क्योंकि लगातार वहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और वीडियोस भी मैं आपको दूंगा। आज के लिए इतने, मिलेंगे कल फिर नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।